मैं प्रशांत साहब, आप क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन बहुत सी चीजों का गुजरात में इसलिए पड़ता है, जीएसटी का शायद कितना इम्पैक्ट पड़ा है मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। भाई लखनऊ में तो मुझे नहीं लगा कि कार के खरीदने के लिए लोग लाइन लगाए हों, लेकिन अगर गुजरात में लाइन लगाए हो तो वो जरा बताइएगा। लेकिन एक दो चीजें मैं और इसमें स्पष्ट कर दूं H1B वीसा का। एक तो ये जो स्टार्टअप का एक बेमानी देश में चल रही है, ये स्टार्टअप ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी कंपनी वाले ही अपने किसी और कंपनी को बना के उन्हीं से स्टार्टअप का सारा पैसा ऐसा लिया जा रहा है। पूरे देश में फ्रॉड आंखें खोल के किया जा रहा है। एक ऐसा देश जहां पे हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई इतने स्किल आ जाएंगे, रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। एक ऐसा देश जहां पे चपरासी और कांस्टेबल के भर्ती के लिए पीएचडी पास लोग अप्लाई करते हैं, और जब ये पता लगता है कि नहीं, आप ओवर क्वालिफाइड होने की वजह से आपको नहीं बुलाया जाएगा, तो अपनी डिग्री फाड़ के केवल इंटरमीडिएट और बीए की डिग्री से ये करते हैं। ये उस देश में रिवर्स माइग्रेशन का कोई मतलब बात करने के लिए तो बहुत ठीक है, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा मुझे नहीं मालूम है। एक बहुत से भक्त लोग अब ये कहना शुरू कर दिए हैं कि अरे हमारे पास स्किल इतनी है कि अमेरिका को झक मार के आउटसोर्स करना पड़ेगा इंडियन कंपनीज में। मुझे नहीं मालूम, मतलब ये आप अगर थोड़ा इस पे बता सकें। और मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि जे वेंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी कहा है कि हम इनको वापस भेजेंगे। और आज की तारीख में जो ग्रीन कार्ड है वो तो अलग है, और जो ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन डाल के वेट कर रहे हैं वो करीब 11 लाख इंडियन हैं, जिनका 32 साल का वेटिंग टाइम है। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि ये जानना, ये फिगर जरूरी थी। तो प्रशांत गढ़वी साहब, H1B वीसा भारत के लिए क्या केवल ट्रेड डील को ही करने का है, या एक लॉन्ग टर्म खतरे की घंटी है कि अब हमारे लोग वहां पे बहुत, संदीप भाई बहुत वो हैं, आशावादी हैं कि नहीं नहीं हमारे बिना चलेगा नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म अमेरिका की पॉलिसी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है और वो बाहर से लोगों को लेना अब कम करना शुरू कर दिए हैं? प्रशांत भाई। देखिए, यूएस एक महासत्ता रही है और रहेगी। जैसे जैसे ये पिछले 30-40 साल में यूएस का बाकी सारे देशों के साथ और बाकी सारे देशों के लोग, नागरिक यूएस में जाके जो बसे हैं। मेरी आवाज आ रही है आनंद साहब? फर्स्ट क्लास। आपने इधर उधर देखना शुरू किया, मैंने सोचा प्रॉब्लम होगी। पिछले 30, जी जी, मैं दूसरी स्क्रीन पे जरा कुछ एक डेटा निकाल रहा था। चलिए चलिए। पिछले 30-40 साल में जितने लोग पूरे ग्लोबल और विश्व से यूएस की ओर गए हैं, और जो पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी हो जो भी थी, अब धीरे धीरे ट्रंप को पर्सनल लेवल पे यूएस में एक उनका महात्मा गांधी बन जाना है कि यूएस से बना, लेकिन यूएस का महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्म में रहना चाहिए, जो आने वाले 100 साल तक अमर रहे और बन जाए, ले ले, और आने वाले 100-200 साल तक उसका एग्जाम्पल दिया जाए कि भी एक ही प्रेसिडेंट बना था ऐसा जिसने में सोचा मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हैशटैग मागा करके आप ट्विटर पे भी डालोगे तो पूरा एक दिखेगा, पूरा वायरलिटी। तो अमेरिका के तौर पे कोई वो लेवल पे आगे बढ़ ना जाए और उसकी कंपटीशन आने वाले 10-20-25 साल तक रहे ही नहीं, जो अभी चाइना और उसके बीच में चल रहा है। और चाइना जिस तरीके से लोगों को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, प्लस बाकी कंट्रीज, तो हर जगह पर ये टैरिफ इंपोज करना, पॉलिसीज में रिफॉर्म लाना, आजकल बी का जो बात हो रहा है, तो ये सब जो हो रहा है उसमें एक चीज है कि वो अमेरिका का पहला भला सोच रहा है, और बाकी देशों वाले का जो होना है वो हो जाए, उसको कुछ आना हो तो आए, ना आना हो तो आए। उसके बाद में अमेरिका के लिए कोई नई पॉलिसी निकालूंगा। अभी तो सिर्फ शुद्धिकरण ये सब चीजों का, कि जो इलीगल माइग्रेंट या जो लोग यहाँ पर आके बसे हैं, अभी तक का पैसा खर्च करके एक इंडियन नागरिकत्व या तो यूएस का नागरिकत्व ले लिया है या H1B पे आ गए हैं, तो वो शुद्धिकरण। इसकी देखिए, ट्रंप जो भी डिसीजन लेते हैं उसकी रिवर्स इफेक्ट कहाँ आ रही है? सिर्फ और सिर्फ बाकी कंट्री पे टैरिफ बढ़ा रहा है, कंट्री पे बढ़ा रहा है तो कंट्री डील करेगी नहीं करेगी। ये फीस बढ़ा रहा है तो बाकी कंट्री वाले नहीं आएंगे। यूएस के परिप्रेक्ष्य में सिवाय इन्फ्लेशन, थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ेगी, उसके अलावा मेजर, क्योंकि पहले अमेरिकन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट वो पॉलिसी भी वो चलना चाहते हैं। और वहां लेबर बहुत महंगी है, वो इतना शाउटिंग हो चुका है
10-15 साल में क्यों यूएस को हर एक चीज में, आईटी से लेके हर एक चीज में बाहर जाना पड़ता है? क्योंकि वहां लेबर महंगी है, और बाकी जब सब जगह करके भारत में लेबर सस्ती है। यहाँ पर जो $1000 में काम करने के लिए यूएस के लिए रेडी है, वही बंदा यूएस में जाता है, वो $10,000 क्लेम करता है। तो वो यूएस की लेबर महंगी है, उसके लिए वो बाहर जाते हैं। और खास करके यूएस के लोगों को ये H1B प्लस जो कॉर्पोरेट कंपनी हर जगह फैल के बैठी है, उनका एक पॉलिसी मैटर में, तो इसकी रिवर्स इंप्लीकेशन जो अभी H1B पे है और नए जाने वाले, बहुत कटौती आएगी। वो भी जो पहले के जमाने में यूएस जाते थे और मॉल में जो हम सब नौकरियां करते थे पर आवर डॉलर पे, कि पर आवर का $5, $10, $11, तो ठीक उसी तरह कॉर्पोरेट कंपनी यहाँ से H1B में भेजेगी, तो जो ऑलरेडी उनका सैलरी वो 1 करोड़ से ज्यादा ऑफर नहीं करती है, जो 18 लाख जो उनको पे करना है, आज अगर मुझे H1 पे भेजती है तो मेरी सैलरी कितनी होगी? $1.5 लाख, $2 लाख मैक्सिमम, $2.5 लाख तो वहां पर सुपर इकोनॉमी प्रीमियम क्लास में लोग कंसिडर करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अपर क्लास है, तो वहां का सुपर क्लास प्रीमियम क्लास बनाने के लिए $2.5 लाख, $3 लाख, उसमें से ये लोग $1 लाख ले लेते हैं। और वो वन टाइम जी, जो भी अपनी अभी जो पॉलिसी बाहर आएगी तब पता चलेगा उसकी वैलिडिटी 3 साल 5 साल वाली, तो उतनी कटौती हो जाएगी, तो यहाँ से जाने वाले ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको कल ऑफर होता है और इसमें से 1 करोड़ ये निकाल देंगे 88 लाख, तो आप भी क्यों प्रीफर करोगे जाने? कटौती आएगी तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे आ रहा है पहली बार। स्टार्टअप के लिए आपने बोला, देखिए इंडिया में आपको पता है कि पिछले 10-15 साल में एक नई चीज शुरू हुई है कि दिखाने के लिए बड़े बड़े दांत दिखाओ, बड़े बड़े, कि हम ये करेंगे, एआई पे काम करेंगे, 5G टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, स्टार्टअप को प्रमोट करेंगे, मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे। साहब मुझे बता दीजिए कि मोदी साहब साउथ ब्लॉक में जहां बैठे हैं, क्या उसका खुद का कंप्यूटर मेक इन इंडिया है? सर, उनको आईफोन के बिना चलता नहीं है। उनके जो पीसी है वो भी मैकबुक का पीसी है। वो सुबह जाते हैं, उसका पूरा जो टेक्निक करते हैं, एक भी मेक इन इंडिया नहीं है। सो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मोदी साहब किसी को बुला सकते थे कि भैया सुपर कंप्यूटर आप आ जाओ और मेरे कैबिन में पहले आप डाल दो, और उसकी फोटो ट्विटर पे ट्वीट करनी चाहिए उनको कि मैंने मेक इन इंडिया बसाना शुरू कर दिया है, इंडिया के सब ब्यूरोक्रेट्स को रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेक इन इंडिया इंप्लीमेंट कर दो। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। स्टार्टअप के लिए जो आपने बोला, पॉलिसी बनाई, हाँ फंडिंग जाता है थोड़ा बहुत, जैसे एक मतलब अलग अलग स्कीम्स है एमएसएमई की, स्टार्टअप की, कि ये स्कीम में 20 लाख तक हम आपको प्रमोट करेंगे, आपको एक मार्केट देंगे, एक मेंटर मिलेगा, इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा। वो सब होने के बाद 20 लाख में आपने एक लेवल पे पहुंच गए, फिर आपको चाहिए, अभी गुजरात या इंडिया हो, हर एक चीज टेंडर से खरीदी जाती है, जिसका पहला ही क्लॉज होता है कि 3 साल का टर्नओवर मिनिमम इतना होना चाहिए। तो वहीं पर स्टार्टअप फॉल डाउन हो जाता है। आप स्टार्टअप का रेशियो निकाल के देखो, कितने स्टार्टअप 5 साल में बने और कितने फॉल डाउन हो गए, बंद हो गए, या मतलब मर गए वो स्टार्टअप। रेशियो निकाल लो तो कम से कम 80% स्टार्टअप ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, और जो 20% है वो कहीं से फंडिंग लेके आए, वो इक्विटी अपनी सेल आउट करके, जो पीटी मतलब इक्विटी शेयर करके उन्होंने फंडिंग ले आए, और वो फंडिंग में पीछे बैठे हमारे माननीय पॉलिटिशियंस साहब, जिनके पास 500 करोड़ 1000 करोड़ का घर में फंड पड़ा है। वो ऐसे वेंचर कैपिटल को देके, रियल एस्टेट में देके, वो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा 2 करोड़ देके, उनकी आने वाली पीढ़ी वाले जो बच्चे होते हैं, उनका जो ग्रैंड सन होता है, उनको प्रमोट करने के लिए ऐसा करके एक इंटरनेशनल टाइप करा देते हैं। तो यही स्टार्टअप बच्चे हैं जिनके पीछे पॉलिटिशियन का पैसा लगा है। बाकी एक भी स्टार्टअप आप मुझे दीजिए कि जो मतलब जिसको प्रमोट जेन्युइनली किया गया हो, जेनेरिकली किया गया हो, ऑर्गेनिकली किया हो और आगे बढ़ा हो, तो नथिंग। तो ये स्टार्टअप में मैं आपको एक मेल दिखाने वाला था। मैं आईटी का बिजनेस करता हूं, मैं एआई टेक्नोलॉजी पे काम करता हूं। मैंने अश्विनी वैष्णव साहब को पिछले 2 महीने में 15 मेल डाले, 15 मेल सिर्फ लिखने के लिए, अपॉइंटमेंट दो, हम क्या करते हैं। अच्छा, इंडिया में अपना कोई डेटा सेट ही नहीं है टेक्नोलॉजी के ऊपर, कोई भी चीज का अपने पास डेटा ही नहीं है इंडिया का जिसके ऊपर लोग काम कर सके। हम अभी भी ग्लोबल डेटा पे रिलाई करते हैं, हमारे पास कोई रेडीनेस नहीं है। जीपीयू, मैं एग्जांपल देता हूं, एआई टेक्नोलॉजी, जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हो, एआई को डालने के लिए जीपीयू चाहिए, तो वो जीपीयू एक ही कंपनी बनाती है, एनवीडिया करके, वो यूएस में है, और उसकी एक मोनोपोली हो गई है कि वो जिसको चाहेगा उसको ही वो जीपीयू प्रोवाइड करेगा, सप्लाई करेगा। तो इंडिया है ही नहीं। इंडिया में एनआईसी ने, अपना मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, माईटी ने
6 महीने 8 महीने पहले एक बड़ा जोर जोर से हल्ला मचाया कि हम एआई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ऐसे ऐसे स्टार्टअप को लाएंगे और फंड भी देंगे एआई का इंफ्रा सेटअप करने के लिए। सबने मेल किया, ये किया, अभी वो ब्लैंक, कोई जानता ही नहीं है कि इसमें आगे क्या होने वाला है, और वो लोग भी चले गए कि इसकी इकोसिस्टम कैसे बनाए वो उसका नॉलेज नहीं है अभी तो। और एनवीडिया जो कंपनी है उसके ही जीपीयू आएंगे, मेक इन इंडिया तो है ही नहीं, एनवीडिया के अलावा कोई नहीं है ग्लोबली, तो उसके ऊपर पूरा निर्भर रहना पड़ता है, आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा। तो स्टार्टअप जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इतना बड़ा दिखावा कर दिया है मेक इन इंडिया के लिए कि जो आता है उसको 20 लाख देके अपना एक फेवर बना लो कि भाई नहीं सरकार काम करती है, फिर वो टिके ना टिके एक स्टार्टअप एक भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके अपनी प्रोडक्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि वो उसको लेवल प्लेइंग ही नहीं मिलता है, वो उसको जो फील्ड मिलना चाहिए वो फील्ड ही नहीं मिल रहा है। वहां तो सब बड़े बड़े हाथी बैठे हैं, और वो भी इंटरनेशनल ग्लोबल हाथी बैठे हैं, और जो खरीददार है उनकी भी वो ओईएम या जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, प्रोडक्ट होती है, उनके साथ इतना घुल मिल गए वो लोग, सेटिंग है उतना कि वो नए बच्चे को तो सर अपॉइंटमेंट तक नहीं देते, मीटिंग तक नहीं मिलती है। एज ए स्टार्टअप आज मैं किसी ऑफिसर को मेल डालूंगा ना तो मुझे वो अपॉइंटमेंट भी नहीं देता है। वो तो ठीक है, हम ये एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट जाते हैं तो मिलने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, बाकी तो सब राम भरोसे। तो मतलब ये है बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर यहाँ अभी मिसिंग है, गैप है, कोई नोहाउ नहीं है। नोहाउ के लिए उनका जो अप्रोच होना चाहिए लोगों के साथ बैठने का, वो सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी अंदर बैठ के मोदी साहब का आदेश लेते हैं, वो आदेश को ग्राउंड पे डाउनलोड कैसे किया जाए उसके लिए बड़ा हंगामा करो, लोगों को बुलाओ, फोटो खींचो। आज मोदी साहब को ये माइक्रोसॉफ्ट आके मिल गया, आज मोदी साहब को एनवीडिया वाला आके मिल गया, हम ऐसी ग्लोबल जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाएंगे, इस यहाँ पर जमीन दे देंगे, यहाँ पर ये कर देंगे। ये कुछ सिर्फ पेपर का सब पूरा वो बना दिया है, पेपर के ऊपर के शेर है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ रहा है। और मैं बता रहा हूं ना, मैं पिछले 3 महीने में अश्विनी वैष्णव साहब को हर तरीके की रिक्वेस्ट और लास्ट मेल हार्श लैंग्वेज की कि सर आप आईटी की बात कर रहे हो, जो हम बात कर रहे हो वो आप कर रहे हो, तो एटलीस्ट 5 मिनट तो मुझे मिलो। उसका रिप्लाई तक अभी तक नहीं आया सर। मीटिंग तो छोड़ दो, मीटिंग का रिप्लाई, मेल का रिप्लाई तक नहीं आया है आज तक कि आप आओ या इसको मिलो। मैंने वो भी लिख लिया कि आनंद वर्धन साहब आप बिजी हो तो आपकी टीम में राम प्रकाश है, उसको मुझे मिलने दो, उसको तो एटलीस्ट डेजिग्नेट करो। उसका भी रिप्लाई नहीं आया है। अभी कैसे काम करेंगे मुझे पता नहीं है। एआई में हम पीछे चल रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली हम पीछे चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रेडीनेस नहीं है, डेफिनेटली हम पीछे चल रहे हैं। 5G सबसे लास्ट में हम रोल आउट कर रहे हैं, बाकी कंट्री ने बहुत हमारे आगे कर दिया था। सो ये तो प्योर आईटी पर्सपेक्टिव बात हुई। सिमिलरली यूएस को इसमें अगर हमारे भारत के बच्चे इतना यहाँ का एजुकेशन अच्छा लेके अगर वहां जाते हैं, लोग नौकरी भी देते हैं H1 के ऊपर, तो ये H1 टैरिफ भी है एक जात का, जो वीजा फी है वो टैरिफ भी लगा दिया उसने। तो वो टैरिफ को रोकने के लिए इंडिया का अभी इसके सामने, जैसे कनाडा में क्या किया था, कनाडा ने जब इंडिया के सामने लाल आंख करना शुरू कर दिया था तो हमने क्या किया, कनाडा के वीजा बंद कर दिए। अरे भाई इंडिया में कनाडा वाला आके पढ़ना ही नहीं चाहता है, हमको गरज है कनाडा जाने की। तो ठीक उसी तरह आप ऐसा बोलोगे भाई अभी यूएस वाले भी जो भी आएंगे उसका H1 भी हमारे इंडिया की जो पॉलिसी होगी उसमें हम चेंज कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे बहुत बड़ा। अरे भाई साहब हमको स्ट्राइक नहीं करनी है, कहीं कहीं दबा हुआ हाथ दिल से निकालना हो। अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी काम करना है तो आप आपकी एक स्ट्रेंथ दिखाओ, एक मार्केट दिखाओ, और कुछ लेवल पे एंगेजमेंट बनानी पड़ेगी। वो एंगेजमेंट अभी क्यों नहीं बन रही है, कौन सा दबाव है? ट्रम्प भी ऐसे कौन से तुमाखी में है कि वो जो भी करेगा वो इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा, और ये दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग गैप जो दिख रहा है वो अभी तक जनता के बीच में नहीं आ रहा है।